गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो तो हम लोग आज जो है बचे हुए लेक्चर का थोड़ा सा जो बच गया था लेक्चर उसको खत्म करते हैं और उसके बाद फिर एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक टाइम बन पाता है, उस हिसाब से फिर हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अभी तक की जो हम लोगों ने समराइज किया है उसको देखते हैं, थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। पहले हमने मसल्स देखा, मसल्स की प्रॉपर्टी देखी, मसल्स की डेफिनेशन देखी, मसल्स के टाइप्स देखे, मसल्स के टाइप्स के साथ साथ मसल्स के स्ट्रक्चर को देखा, मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, मसल्स के अंदर होने वाली तमाम सारी एक्टिविटी देखी, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे रिलैक्स कर रही हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने आपसे बात की। इसके अलावा हमने आपसे और दो चार बातें की। क्या बात की? स्केलेटन सिस्टम का बात किया, स्केलेटन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, उसका इंपॉर्टेंट बात किया। और इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप का होता है डिवाइड किया उसको, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल में पूरा स्कल देखा, स्कल में क्रेनियम देखी, क्रेनियम में 8 बोन निकली थी, 8 बोन के साथ फेस में गए, फेसियल बोन देखी, फेसियल बोन के साथ साथ रिब्स के बारे में पढ़ा, स्टर्नम के बारे में पढ़ा, कान की हड्डियों के बारे में पढ़ा, सर्वाइकल बोन के बारे में पढ़ा, थोरैकिक बोन के बारे में पढ़ा, लंबर बोन के बारे में पढ़ा, कॉक्सियल और सैक्रम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के तहत। एपेंडिकुलर में जब चलेंगे तो गर्डल्स हमने पढ़ी थी और गर्डल के साथ साथ हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था लिम्स पढ़े थे, लिम्स, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। 4 लिम्स में 30 बोन्स इन ईच लिम्स हो रही थी। हाथ की अगर हम बात करते हैं आपसे तो सबसे पहले ह्यूमरस मिल रही थी, फिर रेडियो, फिर अल्ना, फिर कार्पेल, फिर मेटाकार्पेल और फिर ये फेलेंजेस, डिजिट्स। ह्यूमरस में सिंगल बोन, रेडियो अल्ना में 2 बोन, कार्पेल में 8, मेटाकार्पेल में 5 और डिजिट्स में 1 4 14। टोटल नंबर ऑफ बोन निकल के आ रहा था 30 बोन। इसी तरह से हाइंड लिम्ब में बात करेंगे तो हाइंड लिम्ब में सबसे पहली बोन मिलती फीमर, फीमर के साथ टिबिया, फिबुला, फिर कार्पेल, टार्सेल, फिर मेटाटार्सेल, फिर डिजिट्स और एक और मिली थी दैट इज कॉल्ड पटेला बोन, पटेला बोन मिली थी और टोटल हो रही थी 30 बोन। ठीक है, इसके अलावा गर्डल की बात की थी, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, यहां तक बात कर ली थी। पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में बात हम लोगों ने सब कर ली थी। अब हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास बचा था इस चैप्टर से रिलेटेड इसके डिसऑर्डर और जॉइंट्स बचे थे। ठीक है, तो जॉइंट्स और डिसऑर्डर के बारे में हम लोग तुमसे बात कर लेते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी यहीं पे ही फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आज अगर टाइम मिलेगा तो आज के आज शुरू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। बहुत बढ़िया, चलो कीप इट अप, कीप स्टडी, एंजॉय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे जॉइंट्स की। देखो जॉइंट्स क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है और कैसे काम करता है, जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। जो जॉइंट्स अगर नहीं समझोगे तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ फंस गया भाई, इसको थोड़ा सा इधर आ जाओ तुम, अब सही हो जाओगे तुम भी। ठीक है, तो जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को समझेंगे और जॉइंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जॉइंट्स आखिरकार होते क्या है और काम कैसे करते हैं और कितने टाइप के हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जॉइंट्स जो है, इसको एक मिनट फंसा देता हूँ यार ताकि ये निकले ना बार बार, है ना। हाँ अब सही है। तो जॉइंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे और जॉइंट्स को देखते चलते हैं एक एक करके। जॉइंट्स क्या हो रहा है, देखो जॉइंट्स क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वेयर टू बोन्स आर आर्टिकुलेट। एक स्ट्रक्चर है जहां पर क्या हो रही है, 2 बोन आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टाइप ऑफ जॉइंट क्या होता है बेटा? टाइप ऑफ जॉइंट देखो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? एक कहलाता है फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट जो है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। उसके अलावा कार्टिलेनियस जॉइंट, कार्टिलेनियस जॉइंट जो है वो क्या होता है, सेमी मूवेबल होता है और इसको इम्परफेक्ट ज्वाइंट भी हम बोलते हैं। और तीसरा ज्वाइंट होता है साइनोवियल ज्वाइंट। 3 ज्वाइंट होते हैं, फिब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेनियस ज्वाइंट जिसको इम्परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं, और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट या फ्री ज्वाइंट भी हम इसको बोलते हैं। तो फाइब्रस ज्वाइंट में 3 तरह के ज्वाइंट देखे। ज्वाइंट कौन कौन से हैं? फाइब्रस ज्वाइंट, फिर सेमी मूवेबल ज्वाइंट और एक परफेक्ट ज्वाइंट या फिर साइनोवियल ज्वाइंट। तुम्हारी किताब में लिखा है फाइब्रस ज्वाइंट लिखा है, इसके अलावा कार्टिलेनियस ज्वाइंट लिखा है, इसके अलावा लिखा है साइनोवियल ज्वाइंट लिखा है। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, ये ज्वाइंट्स
खोपड़ी में पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं, स्कल में। अब तुमको स्कल का याद होगा, स्कल में कितनी बोन थी, क्रेनियम में कितनी बोन थी, क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ 8 बोन थी, पैराइटल थी, इथेमॉइड थी, स्फेनॉइड थी, टेम्पोरल थी, ऑसिपिटल थी और फ्रंटल थी, जिसमें कि पैराइटल और टेम्पोरल जो है वो पेयर थी, बाकी सब अनपेयर थी। तो ये सारी बोन जो है किससे जुड़ी हुई है, सूचर से जुड़ी हुई है, तो इसलिए सूचर ज्वाइंट कहलाता है, इसको सूचर ज्वाइंट ही बोलते हैं। दूसरा आता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट को सेमी मूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट ज्वाइंट भी बोलते हैं और एम्फीएथ्रोसिस ज्वाइंट भी बोलते हैं। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, प्यूबिस सिम्फाइसिस में मिलेगा। अब प्यूबिस सिम्फाइसिस कहाँ पर है, जी हाँ सही बोला तुमने, प्यूबिक गर्डल। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के बीच में मिल जाएगा ये ज्वाइंट। इसके अलावा ये ज्वाइंट मिल जाएगा रिब्स और स्टर्नम के बीच में। ये 3 जगह ज्वाइंट मिलेंगे देखने के लिए और ये इंपॉर्टेंट है। कार्टिलिनियस ज्वाइंट क्वेश्चन पूछेगा, कार्टिलिनियस ज्वाइंट या इम्परफेक्ट ज्वाइंट या फिर एम्फी ऑर्थरोसिस ज्वाइंट या फिर सेमी मूवेबल ज्वाइंट का एग्जाम्पल बताइए, या इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इस सेमी मूवेबल ज्वाइंट कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, पहला ज्वाइंट है क्या, प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट, दूसरा कौन सा है, वर्टिब्रल ज्वाइंट, वर्टिब्रल कॉलम के बीच का ज्वाइंट, और तीसरा रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो कैसा ज्वाइंट है, कार्टिलिनियस ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। बेटा कौन सा होता है साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट को क्या बोलते हो, फ्री ज्वाइंट भी बोलते हो, और इसको एक और नाम देते हैं डाई आर्थरोसिस ज्वाइंट का भी नाम दिया जाता है। ये कैसे हैं, ये टोटली फ्री ज्वाइंट है, ये टोटली क्या है, फ्री ज्वाइंट है, ये फ्री ज्वाइंट है। ये किसी मतलब मूवमेंट को किसी भी वन या फिर उससे ज्यादा डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। मूवमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज फ्री ज्वाइंट और डायआर्थरोसिस ज्वाइंट, इट इज फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट विच अलाउ टू मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शन। किसी एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में इसको क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ठीक है, घुमाया जा सकता है। अब दीज ज्वाइंट आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। अभी ऐसे ज्वाइंट जो साइनोवियल ज्वाइंट है, जो इसको फ्री ज्वाइंट आप बोल रहे हो, साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर है, और इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम है, दिख रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी है, जरा देखो तो, ये देखो एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है आपको निकाल करके, ये आपको क्या दिख रही है, बोन दिख रही है। ये क्या दिख रहा है, बोन दिख रही है, एक ये बोन एक ये बोन, दोनों बोन को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई है। कैसे जोड़ने की कोशिश की गई, देखो ये बोन के आपस में जोड़ी गई है। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं आपको, ये दिख रहा है आपको इधर से और इधर से, ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, इस साइनोवियल फ्लूइड का काम है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना। देखो क्या लिखा है, कैविटी इज फिल्ड विद फ्लूइड दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड नरिश द बोन ऑल्सो। मतलब ये ज्वाइंट्स को क्या कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, नरिश कर रहा है, ताकि ज्वाइंट्स जो होंगे फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, फ्रीली क्या कर सके, मूव कर सके, और बोन्स को नरिश भी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से बेटा देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट ज्वाइंट जो है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इंपॉर्टेंट बात है ये एग्जाम्पल तुमको याद होने चाहिए, नहीं एग्जाम्पल याद रखोगे समस्याओं में आ जाओगे। तो तुमको कम से कम एग्जाम के दौरान ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ताकि तुमसे क्वेश्चन में अगर आ जाए तो तुमको याद रहे। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, 2 जगह मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, एक शोल्डर में मिलेगा, एक आपकी कमर पे मिलेगा। शोल्डर पे ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का इसमें ये हाथ ये कौन सी गर्डिल, ठीक है गर्डिल, हाँ पेक्टोरल गर्डिल, और ये ह्यूमरस का हाथ, ह्यूमरस का हेड पेक्टोरल गर्डिल की ग्लेनोइड कैविटी में क्या है, फिट है यहाँ पर,
ये यहाँ पर क्या है, फिट है, और ये देखो 360 डिग्री मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 360 डिग्री ये मूव कर रहा है। तो बिटवीन कहाँ मिलेगा, बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी, बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी। दूसरा कहाँ मिलेगा, बिटवीन फीमर एंड एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी कहाँ पाई जाती है, तुमको पता होना चाहिए, कहाँ मिलेगा, पेल्विक गर्डल में मिलेगी, पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम मिलेगा। एक ये हाइंज ज्वाइंट, देखो हिंज ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, नी में मिलेगा, एल्बो में मिलेगा, और बिटवीन फेलेंजेस मिलेगा। नी घुटने में मिल गया, एल्बो ये एल्बो देखो 180 डिग्री है ना, ये देखो क्या है, ये 180 डिग्री मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 180 डिग्री हैंड मूव कर रहा है ये। तो नी में मिल गया, एल्बो में मिल गया, और फेलेंजेस में मिल गया। ये डिजिट्स देखो दिख रही है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये कौन सी मूवमेंट है, ये हिंज ज्वाइंट के कारण मूवमेंट हो रहा है। हिंज ज्वाइंट यहाँ पाया जा रहा है, कौन सा है, हिंज ज्वाइंट। अरे भाई दरवाजे में हिंज लगा होता है, दरवाजे को खोलो, ये दरवाजा है, ये दीवार है, तो ये दरवाजे को ऐसे ऐसे खोल सकते हो ना, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना, हिंज ज्वाइंट है, इसीलिए इसका नाम हिंज ज्वाइंट दिया गया। तीसरा पिवट ज्वाइंट, जिसको आप पिवट बोलते हैं, पाइवट भी बोलते हैं, हम पिवाट बोल देते हैं, तो पिवाट बोलो, पाइवट बोलो, पिवट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो पाइवट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, एटलस और एक्सिस में मिलेगा, एटलस और एक्सिस में। अब सवाल ये आ रहा है कि एटलस एक्सिस कहाँ मिलेंगी, याद करो गर्दन में पढ़ाया था वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ाया था, तो वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन दूसरी बोन C1 C2, C1 क्या कहलाई, एटलस कहलाई, C2 क्या कहलाई, एक्सिस कहलाई। तो C1 C2 के बीच में कौन सा ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, रेडियो और अल्ना के बीच में मिलेगा। रेडियो अल्ना कहाँ बताया था, हाँ हाथ में बताया था, ये देखो ये रेडियो, ये हाथ मूव कर रहा है ना थोड़ा सा इस तरह से, पूरा तो नहीं मूव कर रहा, थोड़ा सा मूव कर रहा, तो ये क्या है, रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना ज्वाइंट के बीच, रेडियो अल्नस के बीच में कौन सा ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा। प्लस एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा। इसके अलावा सैडल ज्वाइंट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, कार्पल और मेटाकार्पल, थंब के मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में मिलेगा। मतलब ये थंब हो गया, ये थंब है, तो ये क्या है, मेटाकार्पल, और ये इसका क्या हो गया, कार्पल। तो इसके बीच में, इसके बीच में ये ज्वाइंट जो देख रहे हो, ये जो मूव कर रहा है, ये कौन सा ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट है। कहाँ मिलेगा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। एंगुलर ज्वाइंट क्या कहलाते हैं, एंगुलर ज्वाइंट या कॉन्डलाइट ज्वाइंट या एलिप्सॉइड ज्वाइंट भी होते हैं। ये कौन से ज्वाइंट होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे एटलस और ऑसिपिटल कंडाइल में। एटलस कौन सी बोन है, C1 है, ठीक है, ये खोपड़ी जहां पर फोरामेन मैग्नम बताया था, याद करो। तो ये हो गया एटलस, और ये हो गई आपकी खोपड़ी। तो इसमें ऐसे फिट है ना, ये देखो, ये फिट है ना इस तरह से, तो ये फोरामेन मैग्नम में फिट है, तो कंडाइल, तो ये हो गया एटलस, और ये हो गया फोरामेन मैग्नम, मतलब कंडाइल, हेड का, स्कल का, क्रेनियम का। तो इस तरह से ज्वाइंट ये एक लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड ज्वाइंट या कंडलाइट ज्वाइंट बोलते हैं। ये देखो इस तरह से मूव करती ना खोपड़ी आपकी, कंडलाइन ज्वाइंट या एलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। ये इस तरह से, ये स्कल हो गई, ये बोन हो गई, कौन सी बोन हो गई, एटलस बोन हो गई। तो इसके ऊपर ये ऐसे खोपड़ी रखी, तो ऐसे ऐसे हिल रही है ना खोपड़ी आपकी, ठीक है। तो ये एक ज्वाइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एटलस और ऑसिपिटल कंडाइल में, स्कल की, क्रेनियम की, इसमें। दूसरा रेडियस और कार्पल्स में मिलेगा। रेडियस और कार्पल मतलब, रेडियस कहाँ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और कार्पल कहाँ है, ये कार्पल। तो ये रेडियस इसके साथ इस जगह पर रिस्ट एरिया पे ज्वाइंट है, ये रिस्ट एरिया पे ज्वाइंट है, ये देखो, ठीक है। तो ये ज्वाइंट है, तो इसे कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा, ये एंगुलर ज्वाइंट या एलिप्सॉइड ज्वाइंट या कॉन्डलाइट ज्वाइंट कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कितने टाइप के ज्वाइंट बताए, 3 टाइप के ज्वाइंट बताए, कौन कौन से, इम्परफेक्ट ज्वाइंट जिसको फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं या फिब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, कहाँ मिलेगा, क्रेनियम में मिलेगा, सूचर के रूप में। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया फ्री या सेमी इमूवेबल ज्वाइंट, कहाँ मिलेगा, से कहाँ मिलेगा, बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, बिटवीन द रिब्स और स्टर्नम मिलेगा, याद आया। तीसरा बताया हमने साइनोवियल ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, कहाँ कौन कौन से ज्वाइंट मिलेंगे इसमें से, साइनोवियल ज्वाइंट में
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मिलेगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के साथ हिंज ज्वाइंट मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा, सैडल ज्वाइंट मिलेगा और एंगुलर ज्वाइंट मिलेंगे। ये 5 ज्वाइंट मिलेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को अगर आप तुम देखोगे तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो कंधे पे मिल रहा है, एक कमर पे मिल रहा है। कहाँ कैसे मिल रहा है, 360 डिग्री मूव कर रहा है, मोर देन वन मूवमेंट हो रहे हैं, मोर देन वन मूवमेंट हो रहे हैं। शोल्डर को देखोगे, कंधे को देखोगे तो कंधे में क्या होगा, ये हाथ की हड्डी क्या कहलाई, ह्यूमरस कहलाई, ये ग्लिनोइड कैविटी, इसमें इसको फिट किया गया है नेचर ने और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हुआ। फिर कमर पे आकर के देखोगे, अपने वेस्ट पे, हिप पे ज्वाइंट देखोगे तो हिप पे क्या होगा, हिप पे फीमर और एस्टाबुलम कैविटी का ज्वाइंट बनेगा, तो ये एक ज्वाइंट और कहलाया। तीसरा ज्वाइंट, अगर नेक्स्ट ज्वाइंट देखें, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है, हिंज ज्वाइंट एल्बो में मिलेगा, नी में मिलेगा और फेलेंजेस में मिलेगा। पिवट ज्वाइंट कहाँ मिलेगा, पिवट ज्वाइंट मिलेगा एटलस और एक्सिस में, और इसके साथ में कहाँ मिलेगा, रेडियो और अल्ना पे। सैडल ज्वाइंट को अगर देखोगे तो अंगूठे में, अंगूठा, ये जो हाथ का अंगूठा थंब, इसका कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये मिलेगा। इसके अलावा एंगुलर ज्वाइंट की अगर आपसे बात करें, या इलिप्सॉइड ज्वाइंट की बात करें, या कॉन्डलाइडिक ज्वाइंट की बात करें आपसे, तो एटलस और ऑसिपिटल कंडाइल के रूप में मिलेगा, ठीक है। एटलस और ऑसिपिटल कंडाइल के बीच में मिलता है ये ज्वाइंट। और तीसरा एक और ज्वाइंट मिलता है रेडियस और कार्पल के बीच में। रेडियस ये हो गई, ये हो गया आपका कार्पल, तो इसके बीच में, मतलब ये जो एरिया देख रहे हो, इस एरिया में जाकर के दिखाई देगा ये ज्वाइंट, ठीक है। अब इस डायग्राम की अगर आपसे बात करें, ये साइनोवियल ज्वाइंट का एक एग्जांपल मैंने दिखाया आपको। ये बोन हो गई दो, ठीक है। बोन के साथ ये एक मेम्ब्रेन लगी है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या कर रहा है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो है बोन को नरिश कर रहा है, प्लस प्रोटेक्शन का काम कर रहा है प्रोटेक्शन का काम कर रहा। और इस वजह से, और ये दोनों आपस में देखो ज्वाइंट है, ये कार्टिलेज का एरिया दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर जो है व्हाइट व्हाइट, ये कौन सा एरिया दिख रहा है, कार्टिलेज का एरिया दिख रहा है। तो ये बोन्स क्या कर रही हैं, आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज और ज्वाइंट कैविटी बाय कंटेनिंग अ साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये एक एग्जांपल के रूप में तुमको समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, बगैर इसके समझे काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं तुमसे लगे हाथ जल्दी से डिसऑर्डर की। तो डिसऑर्डर को अगर समझना है तो डिसऑर्डर को देखो, पहले तो वो डिसऑर्डर समझो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके अलावा एक दो डिसऑर्डर और भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे डिसऑर्डर की बात करेंगे हम। तो सारे डिसऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर दे के रखा है एनसीईआरटी ने सबसे पहला एनसीईआरटी ने डिसऑर्डर दे रखा है, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है बच्चों, अर्थराइटिस जो है ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन आ गया है। ज्वाइंट में क्या आ गया है, इन्फ्लामेशन आ गया। एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थराइटिस इज, तो आर्थराइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, सीधे सीधे ऑप्शन है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज अर्थराइटिस, सीधा सीधा, कुछ नहीं इधर उधर सोचना है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर, मतलब हड्डियों में क्या हो गया, पोर, हड्डियां जो है पोरस हो गई, मतलब कमजोर हो गई हैं। तो कमजोर हो गई हैं, तो कमजोर कब होंगी, यंग एज में तो नहीं होंगी, ओल्ड एज में होती हैं। तो ओल्ड एज में इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास। बोन मास क्या हो गया, घट गया है, ठीक है। जब धीरे धीरे एडल्ट एज, ओल्ड एज आने लगती है तो हड्डियों का बोन मास क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ने लगते हैं, और फ्रैक्चर्स के चांसेस क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है। एक तो ये वजह है। दूसरा, फीमेल में एक और बात होती है, क्या, एस्ट्रोजन लेवल भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो एस्ट्रोजन लेवल का धीरे धीरे घटना भी एक क्या है, कॉमन सिम्टम्स देखा जाता है। किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना। कैसे हड्डियां कमजोर होंगी, ओल्ड एज में आने पर बोन मास, हड्डियों का जो मास है वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, घटने लगा है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और फीमेल में एस्ट्रोजन का घटना भी एक मुख्य कारण में से एक होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक एग्जांपल और लिखा है, गाउट। ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। हमारे ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा होने लगते हैं। हमारे ज्वाइंट्स में क्या होने लगते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से दर्द काफी ज्यादा होने लगता है, ज्वाइंट्स में खासकर दर्द होने लगता है। और ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गाउट का बोलते हैं, गाउट, GOUT, गाउट।
गाउट क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। अब स्प्रेन, मोच आ जाना, मोच, तो मोच क्या होती है? लिगामेंट में इंजरी हो गई है बच्चों। किसमें हो गई है? लिगामेंट में इंजरी हो गई है। किसमें हो गई है? लिगामेंट में इंजरी हो गई है। इसके अलावा एक एग्जांपल और लिख के दिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये एक देखो, एक तो तुम्हारे सामने रखा है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा रखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस देखो लिखा है डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, degenerative joint disease caused by degeneration of articular cartilage, articular cartilage, articular cartilage and proliferation of new bones। देखो दिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा। और जो घटने लगता है तो न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से एक नई बीमारी खड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। इसके अलावा एक देखो और लिखी हुई तुमने पढ़ी है, रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर हो जाना, क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोमेलासिया। इसकी रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन की कमी हो जाती है। देखो लिखा भी होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन एज वेल एज फॉस्फेट आयन। तो अभी तक हमने कौन कौन सी बीमारी देख ली? अर्थराइटिस देख लिया। अर्थराइटिस में क्या कहलाता? अर्थराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट होता है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होने के साथ साथ हो क्या रहा है? बोन मास में कमी आ रही है और एस्ट्रोजन एक मुख्य वजह होती है इस ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। गाउट क्या होता है बेटा? गाउट में जॉइंट्स में यूरिक एसिड का क्रिस्टल इकट्ठा होने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत तेज दर्द होने लगता है और ये एक बीमारी बनने लगती है। स्प्रेन क्या है? स्प्रेन मोच आ जाती, खेलते वक्त मोच आ जाती है ना, तो खेलते वक्त मोच आ जाती है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट इंजरी हो गई है। तो लिगामेंट इंजरी को सही किया जा सकता है, सही हो ही जाता है बल्कि। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेटा आर्टिकुलर ज्वाइंट जो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज में कम, आर्टिकुलर कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? डीजनरेट हो जाता है। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? अरे भाई अभी तुमको बताया था साइनोवियल फ्लूइड, याद करो। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ था और ऊपर से दो बोन ऐसे जुड़ रही थी, तो क्या बोल रहे थे? आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो ऐसे जुड़ रही थी ना, याद करो पिछले डायग्राम में। नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, जल्दी से देख लो। ये देखो, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, ये क्या होने लगता है? ये खराब होने लगता है धीरे 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 धीरे। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो क्या होने लगता है? गड़बड़ होने लगता है। इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होने लगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगा। एक और बीमारी नीचे लिखी है ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोमेलासिया या रिकेट्स। ये क्या है? ये बीमारी जो है बॉडी बोन में कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन की कमी से देखने को मिलता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या होने लगता है? कमी होने लगता है बॉडी में। जब बॉडी में इन सब चीजों का सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहेगा तो ये बीमारी क्या कहलाएगी? ऑस्टियोमेलासिया या फिर रिकेट्स नाम से ये बीमारी जानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं तुम्हारे पास, कुछ और बीमारियां हैं। क्या बीमारियां हैं तुम्हारे पास? दो बीमारियां, तीन बीमारियां और हैं, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। सबसे पहली बीमारी दिया है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखोगे। माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या बेटा? माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहला पॉइंट तो यही बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पॉइंट यहाँ पर नोट करके रखोगे, माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये क्या करता है? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या करता है? इफेक्ट करता है, लीडिंग टू फैटिग। और इसके अलावा वीकनेस आ जाती है और पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पैरालिसिस के चांसेस भी यहाँ पर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो तुम बताओगे माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस इम्यून डिसऑर्डर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होने की वजह से वीकनेस और पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब ये कौन सा माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉइंट नोट करो यहाँ पर, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है ये।
कौन से डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक। इसके अलावा एक टिटैनी बीमारी है। टिटैनी क्या है? रैपिड स्पाज्म है बेटा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। रैपिड स्पाज्म है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहाँ? मसल्स में होता है। कैस कब हो जाता है? जब बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या होने लगा? डाउन होने लगा। मतलब बॉडी में कैल्शियम लेवल डाउन होने की वजह से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पाज्म उठता है। इस वजह से एक समस्याएं खड़ी होती हैं, दैट इज कॉल्ड टिटैनी। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब कुछ बात कर लेते हैं तुमसे थोड़ा सा अलग से चीजों के बारे में हट करके। क्या? फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो, हड्डियां टूट जाती है ना, बहुत से बच्चों की टूट भी चुकी होंगी। वैसे टूटना उठना नहीं चाहिए, अब ये एज नहीं है, लेकिन हड्डियां टूट जाती, मोस्टली टूट जाती हैं। कुछ गलत एक्टिविटी के कारण टूट जाती है। चोट लग गई है, गंभीर रूप से कहीं गिर गए, फिसल गए, किसी ने तेज चीज से मार दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या हो गया? बोन्स में बोन टूट जाती है। तो बोन टूट गई तो क्या हुआ? तो बोन टूट गई मतलब ब्रेकेज ऑफ बोन क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ बोन फ्रैक्चर होता है बच्चों। अब ये फ्रैक्चर कितने टाइप का होता है? फ्रैक्चर देखो होता है बहुत सारे टाइप का, लेकिन तुमको सिर्फ अभी समझने के लिए 4 टाइप के फ्रैक्चर याद रखो, तुम्हारा काम इतने से हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर बोन के 2 टुकड़े हो जाए। बोन के क्या हो जाए? 2 टुकड़े हो जाए। दूसरा क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में से क्रैक दिखाई पड़े। बोन में क्या दिखाई पड़े? क्रैक दिखाई पड़े। तो बोन में अगर क्रैक दिखाई पड़ा तो क्या है? ग्रीन स्टिक फीचर है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर होते हैं बोन्स जो है वो ब्रेक हो जाती हैं 2 से ज्यादा टुकड़ों में। बोन जो है वो 2 से ज्यादा टुकड़ों में अगर फ्रैक्चर होती है तो दैट फ्रैक्चर इज नोन एज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसके अलावा एक और फ्रैक्चर आता है, दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर जो है ऐसा फ्रैक्चर जिसमें स्किन को फाड़ते हुए बोन बाहर निकल जाए। स्किन को फाड़ते हुए बोन क्या हो जाए? बाहर की तरफ निकल आती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। अब ऐसा नहीं है कि इन फ्रैक्चर्स में आपको प्लास्टर नहीं बंधवाना पड़ेगा, प्लास्टर सारे केसों में बंधेगा। बस कारण क्या है? देखो, अब जैसे ये सिंपल फ्रैक्चर लिखा है तो हमने लिखा है क्या? बोन आर सेपरेट इनटू 2 पार्ट ऑफ बोन। अब ये मान लो ये बोन है ये, और ये टूट गई तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन में इन दोनों को नजदीक ला करके यहाँ पर ज्वाइंट लगाया जाएगा। ऐसे एक ज्वाइंट लगाया जाएगा, और इस ज्वाइंट को नजदीक जब आ जाएगा तो इसके ऊपर से क्या कर दिया जाएगा? प्लास्टर कर दिया जाएगा। ग्रीन स्टिक फीचर में क्रैकिंग अपीयर हो जाता है, क्रैक आ गया है, ये क्या हो गया? क्रैक आ गया। तो क्रैक को सही किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टर एंड बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में ज्यादा टुकड़े हो गए हैं, बोन के कितने हो गए? 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए हैं। और इसके अलावा एक है कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन जो है वो स्किन को फाड़ते हुए क्या हो जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर। अब कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है। क्या अदर टर्मिनोलॉजी है? देखो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कम से कम। तो अदर टर्मिनोलॉजी में एक प्रिंसिपल आता है, दैट इज कॉल्ड ऑल और नन प्रिंसिपल। ये ऑल नन प्रिंसिपल क्या है? देख भाई, ऑल नन प्रिंसिपल क्या है? एक मिनिमल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस की सबसे छोटी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर एंड ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। मतलब छोटा सा पिंच किया मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत छोटा सा पिंच हुआ, लेकिन वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो नो फर्दर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन वुड बी अकर बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। एग्जाम्पल में, यदि तुम अपने हाथ को क्या रखो? गर्म गैस पे रख दो, तो गैस जल रही थी, तो मम्मी ने बंद कर दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, क्या किया तुमने? अचानक जाकर के हाथ रख दिया। जब हाथ रख दोगे तो क्या होगा? एकदम से खींचोगे ना पूरी ताकत से, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? स्टिमुलस कैसा था? बहुत थोड़ा सा था, लेकिन तुमने पूरी ताकत से हाथ खींच लिया, क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ। Nerve cell in your hand respond by the shooting that signals in your brain and signaling pain and the danger. तो that is called अल और नन प्रिंसिपल कहलाता है। अल और नन प्रिंसिपल। दूसरा, सिंगल मसल स्ट्विच क्या होता है बच्चों? सिंगल मसल स्ट्विच अ प्रोसेस
where both filament of sarcomere have contract and expanded leading the generation of a signal action potential। मतलब ये कि सार्कोमियर के क्या लिखा है, दोनों फिलामेंट, सार्कोमियर के दोनों फिलामेंट जो है वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और एक्सपेंडेड लीडिंग ऑफ जनरेशन, एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हो गया, इसमें तेजी से खिंचाव आया और खिंचाव आने से मसल्स पूरी तरह से क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। ठीक है, द सिंगल मसल स्ट्रेच। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया है, रिगर मॉर्टिस इफेक्ट। रिगर मॉर्टिस इफेक्ट क्या होता है बेटा, रिगर मॉर्टिस इफेक्ट में, रिगर मॉर्टिस इफेक्ट एक्सट्रीम रिजिड हो जाता है, बॉडी कैसी हो जाती है, अकड़ जाती है, पूरी तरह से अकड़ जाती है। कब, आफ्टर डेथ। इट इज ड्यू का कैसे, क्यों होता है ये रिगर मॉर्टिस इफेक्ट, तो इट इज अ ड्यू टू कंप्लीट डेप्लीटेशन ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोक्रिटिनिन। फॉस्फोक्रिटिनिन और एटीपी का कंप्लीट क्या हो जाता है, डेप्लीटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में पूरी अकड़ आ जाती है, एक टाइटनेस सी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रिगर मॉर्टिस इफेक्ट कहलाता है ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिगर मॉर्टिस इफेक्ट कहलाता है। ठीक, तो ये लेक्चर आज का हुआ तुम्हारा खत्म, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर होता है तुम्हारा आज का, आज फिनिश हो जाता है। ठीक है, चैप्टर के बारे में तुमने पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में है, डीपीपी तुमको मिल चुकी है। अब तुम क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो क्योंकि इसमें मेरी गलती है। क्या गलती है मेरी गलती ये है कि हम तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं हाँ, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, करो, पेपर नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। एग्जाम में तो बैठ जाओगे लेकिन एग्जाम में सॉल्व कुछ नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में तुमको सॉल्व करने के लिए चीजों को पढ़ना पड़ेगा और डीपीपी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब तक तुम डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं चलेगा। गॉट इट? तो तुमको डीपीपी में प्रैक्टिस करनी है और डीपीपी प्रैक्टिस बनाते रहो बराबर। ठीक है, चले ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं हम लोग। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट विल बी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। कैसा लगा ये चैप्टर, समझ में आया? कोई समस्या हुई इसमें बताओ, कोई समस्या है इसमें? क्या नहीं है? अच्छा, जब समस्या नहीं है तो क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे हैं फिर तुम्हारे? क्वेश्चंस क्यों नहीं लग रहे हैं? क्वेश्चंस ना लगने की वजह टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही काम है, एक खाना, एक पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ लो, एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद तुम जितना मर्जी उतना खेलो, तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला। ओके, चले बंद करें इस चैप्टर को। बहुत बढ़िया। ओके, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं वो तुम हमसे पूछोगे तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।